हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचिंग मेंटर शिवम राज सिंह और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर 1 दी फिजिकल वर्ल्ड। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग फिजिकल वर्ल्ड को स्टार्ट करेंगे और हम लोग फिजिकल वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि इसके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट इज फिजिक्स, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स के बारे में, फिर हम लोग जानेंगे कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या स्कोप्स हैं, क्या क्या एक्साइटमेंट है। बच्चों, ये जो चैप्टर है ये जनरली आपको ये बताएगी कि अभी क्लास 11th और 12th के अंदर आपको क्या पढ़ना है, क्या आपको जानना है, इन सारी चीज़ों के बारे में ये चैप्टर आपको बताने वाली है। अगर देखा जाए बोर्ड्स के हिसाब से तो ये चैप्टर आपके कोर्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है, इसीलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ फिजिक्स से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने 8, 9th और 10th में तीनों क्लास के अंदर फिजिक्स तो पढ़ी है, तो क्लास 11th में आकर ही हमसे ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ फिजिक्स। अब इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो ज़रूर होगा, क्योंकि क्लास 11th में आने के बाद आप लोग और ज़्यादा चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने लगते हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज़ फिजिक्स। अब इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी फिजिक्स के बारे में कहती है कि द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स इज नॉट पॉसिबल, यानी कि जो फिजिक्स की एक एक्यूरेट डेफिनेशन होती है वो पॉसिबल ही नहीं है। अब एनसीईआरटी ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स के अंदर जो भी कुछ होता है, जो भी कुछ फेनोमिनन होती है, ये सारी चीज़ों के पीछे फिजिक्स होती है। जैसे बारिश का गिरना हो गया, कोई ग्लास जब नीचे गिरा और उसका ब्रेक हो जाना, कोई बॉल को हमने काफ़ी ज़्यादा ऊपर से फेंका और वो नीचे जा रही है, ये भी एक फिजिक्स है। हम लाइफ में जो भी कुछ करते हैं वो सब एक फिजिक्स है। इस यूनिवर्स में जो भी कुछ हो रहा है वो सब एक फिजिक्स है। जैसे रेन का होना, प्लैनेट्स का सन के अराउंड रिवॉल्व करना, सैटेलाइट्स का प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करना, अगर हमें कोई धक्का दे तो हमारा गिरना, ये सारी चीज़ें फिजिक्स के अंदर आती है। जनरली फिजिक्स का एक छोटा सा डेफिनेशन होता है कि फिजिक्स जो है वो मैटर एंड एनर्जी कैसे बिहेव करती है स्पेस एंड टाइम के बारे में, ये सारी चीज़ें हमें बताता है। यानी कि जो मैटर है, जो एनर्जी है, वो इस स्पेस के साथ, इस टाइम के साथ कैसे रिएक्ट करती है, ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है? ये सारी चीज़ें हमें बताता है फिजिक्स। इसके बाद ये जो भी हो रहा है हमारे संसार में, ग्रीक्स इसे क्या कहते थे? ग्रीक्स ने ही फिजिक्स की खोज की थी, ग्रीक्स ने ही सबसे पहले फिजिक्स को बताया था। तो ग्रीक्स कहते हैं कि फिजिक्स इज नेचर, यानी इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ प्रकृति है, ये सब फिजिक्स है। सारी चीज़ें, सारी फेनोमिना, सब कुछ फिजिक्स है। हमने किसी चीज़ को देखा, वो भी एक फिजिक्स है। रेनबो का बनना, वो भी एक फिजिक्स है। प्लेन का उड़ना, रॉकेट का स्पेस में जाना, किसी इंसान का चलना, ये सारी चीज़ें हम लोग लाइफ के अंदर जो भी कर रहे हैं और जो भी हमारे साथ आज तक हुआ है या फिर अभी हम कर रहे हैं या फ्यूचर में जो होगा, ये सब एक फिजिक्स है। जैसे कि एक एग्जांपल समझते हैं कि हमने एक बॉल को लिया और उसे किसी बिल्डिंग के 22nd फ्लोर से फेंक दिया। अब ये हमने पास्ट में किया था, लेकिन प्रेजेंट में क्या हो रहा है? वो बॉल उस बिल्डिंग से नीचे जा रही है। अब फ्यूचर में क्या होगा? वो बॉल ज़मीन से टकराएगी और बाउंस करेगी। ये सब जो हो रहा है, ये सारी चीज़ें फिजिक्स के अंदर ही आ रही है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि फिजिक्स इज आवर पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। लेकिन तब भी अगर आपको कभी भी एक सेंटेंस के अंदर फिजिक्स को डिफाइन करने के बारे में कहा जाए तो आप सिंपल सा ये आंसर दे सकते हो कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the structure of matter and how the fundamental constituent of the universe interact। यानी कि संसार में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी मैटर है, उसका स्ट्रक्चर है, जो एनर्जी है, जो टाइम है, इन सारी चीज़ों के पीछे लगने वाला फेनोमिना, ये सारी चीज़ें क्या होती है? ये सारी चीज़ें हैं आपकी फिजिक्स। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स के बारे में। कौन कौन से है वो प्रिंसिपल्स? पहला है यूनिफिकेशन एंड दूसरा है रिडक्शनिज्म। इन दोनों को हम लोग एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूनिफिकेशन क्या होती है। तो बच्चों, हमें नाम से ही समझ आ रहा है
यूनिफिकेशन यानी कि यूनिफाई करना। इसकी डेफिनेशन भी यही होती है। इसका डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है, टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फेनोमेनन इन टर्म ऑफ अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स एंड लॉस। यानी कि इस यूनिवर्स में जो भी कुछ हो रहा है, अलग अलग चीज़ें, इन सब को जब हम किसी सिंपल, किसी एक लॉ, फॉर्मूला या फिर एक्ट के द्वारा बता पाएँ तो हम उसे कहेंगे क्या, यूनिफिकेशन। यानी कि जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं ग्रेविटेशन का, रेनफॉल का होना, सन के अराउंड प्लैनेट्स का रिवॉल्व करना, हमारा गिरना, ये सारी चीज़ें जो हो रही है किसकी वजह से होती है, ग्रेविटेशन की वजह से। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ग्रेविटी जो है इस संसार की काफ़ी सारी चीज़ों को इफेक्ट कर रही है और ग्रेविटी से ही हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को बता पाते हैं कि ये जो हो रहा है ये फेनोमिना ग्रेविटी के वजह से होता है। तो यहाँ पर इस संसार के अंदर वेरियस जो फेनोमिना है इसको हम लोग सिर्फ एक लॉ, ग्रेविटी के लॉ से बता सकते हैं, जिसकी खोज की थी न्यूटन ने। तो हम लोग एक ही लॉ से इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसीलिए ये एक एग्जाम्पल है यूनिफिकेशन का। इसके अलावा द एफर्ट्स टू सी द फिजिकल वर्ल्ड एज अ मैनिफिकेशन ऑफ सम यूनिवर्सल लॉज इन द डिफरेंट डोमेन्स एंड कंडीशंस इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। यानी कि चाहे कंडीशन कोई भी हो, चाहे वो स्पेस हो या फिर अर्थ हो या फिर कोई प्लेनेट हो या फिर कोई भी सिचुएशन हो, वहाँ पर जो फेनोमिना होती है अगर हम उसको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट के द्वारा बता पाए तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे यूनिफिकेशन कहेंगे, हम उसे यूनिफिकेशन का नाम दे सकते हैं। क्लियर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि रिडक्शनिज्म क्या होता है। तो अ रिलेटेड एफर्ट टू डिराइव द प्रॉपर्टी ऑफ बिगर मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम फ्रॉम प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सिंपल पार्ट कॉल्ड रिडक्शनिज्म। यानी कि अगर कोई ऐसा बहुत बड़ा टॉपिक है या बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है तो जब हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उसके उन पार्ट्स को समझ लेते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शनिज्म। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स का, जिससे आपको आगे पढ़ना है। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आपको अलग अलग चीज़ें हैं। आप थर्मोडायनेमिक्स के अंदर फर्स्ट लॉ पढ़ोगे, सेकेंड लॉ पढ़ोगे, उसके बाद आपका एक लॉ आएगा जीरोथ लॉ, जिसके अंदर आपको टेम्परेचर एंड टाइम के बारे में बताया जाएगा कि ये कैसे रिएक्ट करते हैं। तब आपको समझ में आएगा कि ये तो फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस थर्ड लॉ को हम लोग नाम दे देंगे जीरोथ लॉ। तो जैसे कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को अलग अलग लॉस के द्वारा पढ़ रहे हैं, हमने थर्मोडायनेमिक्स को अलग अलग लॉस के अंदर तोड़ दिया, तो ये चीज़ें किसके अंदर आएगी, ये चीज़ें आएगी रिडक्शनिज्म के अंदर। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे हो। अगर नहीं समझ रहे हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इससे और डिटेल में और अच्छे से समझ लेंगे। मुझे आशा है कि मैं अच्छे से समझा रहा हूँ और आपको भी सब समझ में आ रहा होगा। क्लियर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ स्कोप्स एंड एक्साइटमेंट के अंदर। अब स्कोप्स से क्या मतलब है, तो स्कोप्स यानी कि वो चीज़ें जो आपको आगे पढ़नी है, आगे आप 11th और 12th के अंदर पढ़ोगे, वो सारी चीज़ें आती है स्कोप्स के अंदर। तो स्कोप्स भी दो टाइप के होते हैं, पहला होता है मैक्रोस्कोपिक स्कोप एंड दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक स्कोप। अब मैक्रोस्कोपिक स्कोप क्या है, तो मैक्रोस्कोपिक स्कोप वो स्कोप है जिसके अंदर डोमेन्स इंक्लूड द फेनोमिना ऑफ द लेबोरेटरी, द टेरेस्ट्रियल and the astronomical series. The phenomena are studied in classical physics. यानी कि जो सारी फेनोमिना, जो सारी चीज़ें हम लोग क्लासिकल फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे जो कि किसी लेबोरेटरी या फिर एस्ट्रोनॉमिकल सिचुएशंस में अप्लाई होंगी, वो सारी आएगी मैक्रोस्कोपिक स्कोप के अंदर। और इसे हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे, जैसे कि मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसके अंदर आपको मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स तो 11 में पढ़ना है, लेकिन जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है ये आपको 12th क्लास के अंदर पढ़ना है। अब माइक्रोस्कोपिक्स के अंदर क्या आएगा, तो माइक्रोस्कोपिक्स डोमेन इंक्लूड्स एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फेनोमिना। यानी कि जो बहुत डीप में जा करके बिल्कुल एटम एंड न्यूक्लियर की बात हो रही है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा डीप में, काफ़ी ज़्यादा छोटे साइज में जा करके इसे बताया जा रहा है। तो इसके अंदर आप क्वांटम फिजिक्स यानी बहुत ही छोटे लेवल, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के लेवल में जाकर के चीज़ों को समझेंगे। अब यहाँ पर हम लोग इसे और अच्छे से डेफिनेशन के साथ समझ लेते हैं कि 11th के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से स्कोप्स हैं, कौन कौन से एक्साइटमेंट हैं। तो मैकेनिक्स के अंदर आपको पढ़ना है पहला तो मोशन,
दूसरा लॉज ऑफ मोशन, तीसरा वर्क एनर्जी एंड पावर, चौथा ग्रेविटेशन, पांचवा रोटेशन मोशन, छठा प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एंड सातवां मैकेनिकल वेव्स। ये सारी आपको किसके अंदर पढ़नी है? मैकेनिक्स के अंदर पढ़नी है और ये सारी चीज़ें आपको इसी चैनल के अंदर अवेलेबल मिल जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या पढ़ना है। फिर ये सारी चीज़ें तो मैकेनिक्स की हो गई, अब थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ना है? तो थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ने वाले हो हीट वर्क सिस्टम, प्रोसेसेस, लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर एंड हीट इंजन, हीट पंप। ये सारी चीज़ें आप कहाँ पढ़ोगे? मैकेनिक्स के अंदर, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ने वाले हो। क्लियर है? तो बच्चों इस वीडियो के अंदर इतना ही। इस वीडियो के अंदर हमने इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में बात कर ली है। हमने देख लिया है कि फिजिक्स क्या होती है, उसका एनसीईआरटी के हिसाब से डेफिनेशन, और हमने एक अपने हिसाब से डेफिनेशन भी देख लिया है। फिर हमने बात की है किसके बारे में? प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स के बारे में। एंड थर्ड में हमने बात की है स्कोप्स एंड एक्साइटमेंट के बारे में। ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो के अंदर जान लिए हैं, इस वीडियो के अंदर समझ गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके अगले पार्ट्स के साथ डील करेंगे। हम लोग जानेंगे वेव्स के बारे में, हम लोग जानेंगे कुछ फोर्सेस के बारे में। ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पता चलेगी। इसलिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल वाले आइकन को भी ज़रूर से क्लिक करिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी है। तो मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।